सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे महकमे जंगलात पंजाब किस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के तहत अपने आप को डिजिटलाइज कर रहा है और जो महकमे जंगलात पंजाब ने डिजिटल फॉरेस्ट्री कायम की है, इससे पंजाब के दरख्त और जंगलात किस हद तक महफूज हुए हैं और नर्सरी से लेकर जंगलात तक का ये तमाम जो सिस्टम है वो कैसे डिजिटलाइज हुआ है और महकमे जंगलात की क्या कारकर्दगी है, इस तमाम चीज़ों पर हम आपको बताएंगे आज के अपने प्रोग्राम में। आइए चलते हैं सबसे पहले डिजिटल फॉरेस्ट्री में और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से महकमे जंगलात ने अपने आप को डिजिटलाइज किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा जंगलात के कंट्रोल रूम में, जिसके बारे में महकमा जंगलात का कहना है कि 1 साल के अरसे में इस कंट्रोल रूम को जो है वो मुकम्मल किया गया है। ये कंट्रोल रूम जो है इसको महकमा जंगलात की जानिब से इसमें जदीद तरीन सहूलियात मुहैया की गई हैं। इस कंट्रोल रूम की ख़ास बात यह है कि इस कंट्रोल रूम से पंजाब भर के जो जंगलात हैं उनको यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। डिजिटल अंदाज से इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और इन जंगलात को जो है वो डिजिटल फॉरेस्ट्री का भी नाम इस कंट्रोल रूम को दिया गया है। इस कंट्रोल रूम में क्या कुछ सहूलियात अवेलेबल हैं और कैसे जदीद अंदाज में जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है, वो आज हम बोल जमहूर के ज़रिए अपने नाजरीन को दिखाएंगे। कंट्रोल रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद इमरान जो कि डायरेक्टर हैं स्पेशल मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा, बोल के नाजरीन को बताइएगा कि कैसे इस डिजिटल वॉल के ज़रिए आप पूरे पंजाब के जो जंगलात हैं उनको आपने महफूज बनाया है, उनके बारे में ज़रा थोड़ी हमें आगाही दीजिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वक्त हम जो हैं वो एक डिजिटल एरा के अंदर ना कि एंटर हो चुके हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो टेक ऑफ मोड है उसके अंदर हम लोग जा चुके हुए हैं। इसके अंदर हमने हाई प्रिसीजन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसके अंदर GPS टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसके अंदर सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात जो AI टेक्नोलॉजी का जो बड़ा कम्प्रीहेंसिव यूज़ है वो इस सारे सिस्टम के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमने किया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे का सारा काम हमने इंडिजिनसली किया है, इन हाउस किया है, कोई इसमें सर्विसेज बाहर से हमने नहीं ली। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सेकेंडली ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये विद इन 7 to 8 मंथ ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल किया गया और इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। मैं 1 by 1 आपको इस सिस्टम की जो यूज़ेबिलिटी है और इसकी एफिकेसी है उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। जो फॉरेस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी जो पहली बात है ना, वो है आपकी नर्सरी मैनेजमेंट। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह का कोई नर्सरी मैनेजमेंट का बाकायदा जो सिस्टम था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इस सिलसिले में हमने, आप देख सकते हैं कि हमने नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपना डेवलप किया है और इसके अंदर तकरीबन मोर देन 9 मिलियन जो प्लांट्स हैं उनकी एंट्री और उनकी डिजिटलाइजेशन एज वेल एज जियो टैगिंग जो है वो शामिल की गई है। इसके अलावा हर नर्सरी को ड्रोन से ज़रिए मैप किया गया है। दैन उसके बाद उसका डिस्पोजल आता है, हमने डिस्पोजल कहाँ पे किया है, किस जगह के ऊपर कितने जो प्लांट्स हैं वो मूव हुए हैं। दैन द सेकंड स्टेज विच कम्स हेयर, जो कि हमारा एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। आप ये देख सकते हैं कि हमारी जहाँ पे भी इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही है, कि जिस प्रोजेक्ट के तहत भी हो रही हैं, वो हमारी ईच एंड एवरी जो हमारी एफॉरेस्टेशन जो एक्टिविटी है वो लॉक्ड है, जियो टैग्ड है, उसकी ड्रोन की मैपिंग मौजूद है, उसकी सैटेलाइट से हम जो है वो जो है उसकी मॉनिटरिंग, उसका जो चेंज एनालिसिस है वो भी हम उसके साथ साथ कर रहे हैं। दैन इसके अलावा हमारा एक पूरा कम्प्रीहेंसिव एरिया फॉरेस्ट जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने FMAS का नाम दिया, जिसके अंदर हमारे ईच एंड एवरी जो प्लांटेशन है डेट हैज़ बिन जियो टैग्ड, हैज़ बिन मैप्ड, उसकी बाउंड्री मैपिंग जो है, इस इवन कि उसकी कंपार्टमेंट लेवल के ऊपर जो मैपिंग है वो भी हम लोग कर रहे हैं।
अच्छा सर, ड्रोन कितने हैं महकमे जंगलात के पास और किस तरह उनको आप ऑपरेट करते हैं, और अगर आप हमारे नाज़रीन को यहाँ पे दिखा सकें कि ड्रोन की वर्किंग आप कैसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त 50 ड्रोन्स इन ऑपरेशन है और फर्दर 50 ड्रोन्स जो है वो इस साल हम जो है वो ले रहे हैं। और ये AI असिस्टेड ड्रोन्स हैं जो कि मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल, थर्मल कैटेगरीज़ के जो ड्रोन हैं वो बिल्कुल हमारे पास मौजूद हैं। और उसके ऊपर पूरे का पूरा जो हमारा फीड है वो लाइव फीड भी मौजूद है। और मैपिंग पर्पस के लिए भी हम इस वक्त एक में मोर देन जो है 4.5 लाख एकड़ जो है वो हम मैप कर चुके हैं अप टू 8 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन, जो कि पाकिस्तान के अंदर आज तक इतनी हाई रेजोल्यूशन मैपिंग नहीं की गई। तो दिस इज़ एन अदर हिस्टोरिकल स्टेप टूवर्ड डिजिटलाइजेशन। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो बेंचमार्क है, जो आपकी सर्वेलेंस है, जो आपकी मॉनिटरिंग है वो बेहतर हो जाएगी। सेकेंडली ये है कि कोई जो स्टेट लैंड्स के ऊपर जो इंक्रोचमेंट का इशू बड़ा ज़्यादा आपको पता है होता है, तो उसको टैकल करने में भी ये टेक्नोलॉजी बड़ी हमें हेल्प आउट कर रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा तकरीबन हमने जो है कोई 50 साल पुरानी जो इंक्रोचमेंट है लाल सुहाना के अंदर रिमूव की है, मोर देन 900 एकड़्स की। तो द ओनली रीज़न कि हमने उसको प्रॉपर जो है वो जियो मैप किया, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश की, और अब वो बाकायदा हमारे उस नेशनल पार्क का हिस्सा है। दूसरा, जंगलात में हम अक्सर देखते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं कि जंगलात में जब आग लगती है तो उसको फिर ये जो आपका सिस्टम है जिसे डिजिटल फॉरेस्ट्री का नाम दिया गया है, ये कंट्रोल रूम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? हमारे पास जी बिल्कुल इस वक्त एक तो हमारी बड़ी इफेक्टिव हेल्पलाइन 1084 है जो इसका क्या भी अभी हम लोग लाए हैं। दैन इसके अलावा एक पूरे का पूरा फायर मैनेजमेंट सिस्टम है एंड रिसोर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है। अगर आप ज़रा बैक साइड पे मतलब है कि पूरी पूरी ऊपर हमारी 2 वाल्स चल रही हैं जो कि एक्चुअली इंडिकेट करें कोई भी इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट के लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ वो प्लाट हो जाता है, और विद इन पर्टिकुलर रेडियस जो भी रेडियस हम उसको असाइन करना चाहते हैं सभी जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं, उनको मैसेजेस चले जाते हैं, उनको हमारी हेल्पलाइन से कॉल जो है डिलीवर हो जाती है। दैन वो सिस्टम का जियो टैग हो गया हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। उसके ऊपर ईच एंड एवरी जो हमारा रिस्पेक्टिव फील्ड फार्मेशन है उसकी मूवमेंट, उसकी टाइमिंग्स, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन, रेस्क्यू 1122 के साथ कोऑर्डिनेशन, हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो सारी की सारी सिस्टम का हिस्सा बनती है। और ईच एंड एवरी कंप्लेंट जियो जो है वो हमारी QR कोड बेस्ड है, बाकायदा डिजिटली मोनिटर्ड है। और इसके इस साल पाकिस्तान के अंदर पहली बार हमने पूरे का पूरा फॉरेस्ट फायर डोजियर जो है वो पब्लिश किया है यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज। दैन इसके अलावा बड़ी कंप्रीहेंसिव AI असिस्टेड सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहे हैं, और जो बैक साइड के ऊपर हमारे पास फीड भी आ रही है, वेदर स्टेशन हमने लगाए हैं, और फर्दर हम जो है 46 लॉन्ग रेंज सेंसर, थर्मल सेंसर जो है एक रास्ता पंजाब जो इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जो इंशाल्लाह ताला इस साल मुकम्मल हो जाएगी। मेरे कैमरामैन इखलाक अगर आपको दिखा सकें तो ये वो डिजिटल वॉल है जहाँ पर ये रियल टाइम में जो वीडियोस या लाइव हैपनिंग्स हैं जंगलात के अंदर वो भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं, और फिर उसी हैपनिंग के दौरान यहाँ से रिस्पांस किया जाता है महकमे की जानिब से। अब हम आपको लिए चलते हैं हेल्प डेस्क की जानिब, जहाँ पर कि 24/7 जो है वो इनका अमला यहाँ पर दस्तयाब है, और महकमे जंगलात में होने वाली किसी भी किस्म की कार्रवाई को अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो यहाँ की जो हेल्पलाइन है महकमे जंगलात पंजाब की 1084 डायल किया जाता है, और यहाँ पर बैठे हुए हेल्प डेस्क पे जो ऑफिसर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और फौरी तौर पर वो फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। ये वो हेल्प डेस्क है जहाँ पर 24/7 लोग काम करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की ये महकमे पंजाब की हेल्पलाइन है 1084, और यहाँ पर 24/7 जो है वो काम किया जाता है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये हेल्पलाइन पे कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी कोई शहरी या जिसे शिकायत हो वो आपको रिस्पॉन्स करे? जी ऐसे है कि इसके ऊपर हमारी जो हेल्पलाइन है एक तो 1084 हमारी हेल्पलाइन है जो कि टेलीफोनिकली किसी भी नंबर से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैन सोशल मीडिया का भी पूरी मॉनिटरिंग जो है वो हम लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो ऑफिशियल पेजेस हैं अगर आप उसके ऊपर भी कोई कंप्लेंट एंटर करते हैं दैट कैन आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो होता क्या है कि हमारी ईच एंड एवरी जो कंप्लेंट है वो बेसिकली डिजिटली मॉनिटर्ड है, डिजिटली जियो टैग्ड है, QR कोड बेस्ड है, और एक स्टेप जो है वो हमारा वो ट्रैक हो रहा होता है। और कोई भी शहरी जो है वो जब कंप्लेंट इसका अंदराज करता है किसी भी फोरम से तो दैन उसके बाद हमारी जो फील्ड फॉर्मेशन है उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर वो मैंडेटरी है कि उन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। अगर वो नहीं करते तो उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो एज़ पर लॉ है वो जो है उनके खिलाफ किया जाता है। आप ये देख सकते हैं सिस्टम के ऊपर कि हमारी जो ट्री कटिंग की अगर कोई कंप्लेंट आ गई है, हमारी कोई इंक्रोचमेंट की कंप्लेंट आ गई है, या हमारी कोई मिस यूज़ ऑफ पावर की कोई कंप्लेंट आ गई है, तो विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है वो रिजॉल्व की जाती है।
और उसके ऊपर बाकायदा फीडबैक जो है वो कंप्लेनेंट्स का वो बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है और हमारी ईच एंड एवरी कॉल जो रिकॉर्डेड है और बाकायदा आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट उसको बाद में जो उसका फीडबैक है वो भी लिया जाता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर शाहिद इमरान ये बता रहे थे कि हर कॉल जो है वो रिकॉर्डेड भी है। इसके साथ साथ एक और जो अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि लाजमी नहीं कि आप कॉल करें, आप महकमे जंगलात के जो ऑफिशियल पेजेस हैं एक्स पर, फेसबुक पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन रेज करते हैं, कोई भी शिकायत करते हैं तो उस पर फौरी एक्शन लिया जाता है, फौरी रिस्पांस दिया जाता है। महकमे जंगलात की जानिब से यहाँ पर बैठी हुई टीमें जो हैं वो 24/7 जो हैं वो रिस्पांस दे रही हैं। महकमे जंगलात की ये पहली GIS मोबाइल लैब है और इसके बारे में जानते हैं, हमें बताएंगे। सर बताइएगा कि इस लैब का मकसद क्या है और कैसे वर्किंग करती है, कैसे ड्रोन्स को आप कंट्रोल करते हैं और उनका व्यू आप अपने कंट्रोल रूम तक। ऐसे है कि इसका जो बेसिकली ये इसको जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसको सिंक्रोनाइज किया गया है। एक तो ये है कि हमें रियल टाइम जो हमारा फीड है, जो हमारा रियल टाइम फीड है वो जो है वो ट्रांसमिट किया जाए हमारे कंट्रोल रूम के साथ। सेकेंडली ये है कि जब हम फील्ड के अंदर होते हैं तो हमें अपने रन टाइम के अंदर अगर फायर इंसिडेंट हो गया हुआ है या कोई अगर हमें इंक्रोचमेंट आइडेंटिफिकेशन करनी है या हमें मैपिंग करनी है तो हमें ये एज ए रन टाइम हमारा जो है वर्किंग स्टेशन के तौर पे काम होता है। और वो काम जो यहाँ पे पहले डाटा ट्रांसमिट किया जाता था, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती थी, तो वही काम हम लैब के अंदर बैठे बैठे जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन आवर्स कर सकते हैं, जो कि हम पहले दिनों के अंदर मुहित था। जैसे कि सपोज उसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अभी रिसेंटली एक पूरा ऑपरेशन किया गया लाल स्वाना के अंदर जो कि इंक्रोचमेंट आइडेंटिफिकेशन का था, तो लाइव फीड जो है वो हमारे पास यहाँ जो है एनालिस्ट टीम है उनके पास आ रहा था और वो पूरी उसकी मार्किंग जो थी। इसी तरह ख़ास करके जब फायर इंसिडेंट्स अगर होते हैं तो उसके दौरान भी हम जो है इस मोबाइल जी इस लैब को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, जो कि तमाम गैजेट्स के साथ हाई एंड वर्क जो एंड वर्क स्टेशन हैं हमारे उनके साथ इक्विप्ड है, पावर बैकअप के साथ इक्विप्ड है और इसके अलावा हमारी जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इसके साथ जो है वो लिंक्ड है। तो किसी तरह के इसके अंदर किसी भी ड्रोन्स का हमारा जो फीड है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है टू वर्ल्ड कंट्रोल रूम और रियल टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। इस GIS लैब के थ्रू जो है वो रियल टाइम फुटेज जो है वो कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाती है, जहां पर बैठा हुआ स्टाफ जो है वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करता है और टीम को मूव करता है और फौरी एक्शंस लिए जाते हैं। और अब चलते हैं अगले मरहले में और कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महकमे जंगलात जो है वो क्या कुछ कर रहा है जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सेक्रेटरी फॉरेस्ट कैप्टन रिटायर्ड ताहिर ज़फ़र अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइएगा आपने जो महकमे जंगलात है उसको डिजिटलाइज़ करने में बड़ा आपने होमवर्क किया, बड़ा हार्डवर्क किया। CM साहिबा की इस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस थी और अब क्या हर दरख्त जो है वो डिजिटलाइज़ हो चुका है पंजाब? थैंक यू वेरी मच जी। CM साहिबा का बेसिक जो एजेंडा है, जो उनका विजन है, वो डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सीनियर मिनिस्टर साहिबा का चूँकि महकमा है एंड वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा शगफ है उनको, तो हमने तकरीबन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years पूरा महकमा इस हद तक डिजिटाइज़ किया कि हमारी लाइव मॉनिटरिंग अक्रॉस पंजाब हमारे ड्रोन्स मौजूद हैं और लाइव फीड अगर हम लेना चाहें वो ले लेते हैं। जहाँ पे हमारे पौधे लग रहे हैं वो एरियाज़ जो हैं वो जियो टैग्ड हैं। और फिर अभी हम जो प्लांटेशंस हैं हमारी कैनाल साइड और रोड साइड वो थ्रू GPS और इन्यूमरेशन करने जा रहे हैं और वो तमाम की तमाम डिजिटाइज्ड इन्यूमरेशन है जिसमें रजिस्टर्स बिल्कुल नहीं है। एप्लीकेशंस हमारी बनी हैं, हम हर दरख्त को काउंट भी करेंगे, उसकी गर्थ कितनी है, टाइप कौन सी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है एक सर्टन बीट पे, और वो सारा का सारा हमारे डैशबोर्ड्स पे हमारे पास जो है बैकअप आ जाएगा। इस तमाम एक्टिविटी में जितना हम ये डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम अपने तमाम फॉरेस्ट को 8 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन मैप उनके बना रहे हैं, तो हमारी डिपेंडेंस गूगल पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम हर 45 डेज़ के बाद या आफ्टर एवरी 2 मंथ्स इसको हम चेंज एनालिसिस करते हैं कि जहाँ पे आज से 1 महीना पहले अगर दरख्तों की ये सिचुएशन थी तो खुदा न खास्ता कहीं पे नुकसान हुआ है तो वो हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। और ये एक जो रीत है कि जी इतने 100 दरख्त कट गए, तो वो इट हैज़ बीन मिनिमाइज्ड ऑलमोस्ट 100%, कि जहाँ पे भी कहीं पे नुकसान आइडेंटिफाई होगा तो वो हम डिजिटली और फॉरेंसिक करके उसका हमें पता चल जाता है कि ये कब का है, आया हमारे कोई लोग शामिल हैं या उसको ट्रैक करना हमारे लिए इट हैज़ गॉन टू सिंपल फॉर अस गिवन द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हमने की हैं। हमारे पास ड्रोन्स अपने हैं, हम अभी कैमरास, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कैमरास पूरे पंजाब में लगा रहे हैं। फिर हम फायर फाइटिंग ड्रोन्स भी ले रहे हैं और सर्वेलेंस के ड्रोन्स भी ले रहे हैं। तो ये होलसम एक प्रोजेक्ट है जिसमें अकॉस्टिक सेंसर्स हैं हमारे, जिनको ट्रेन किया जाएगा कि अगर दरख्त में कहीं पे आरा चल रहा है या कोई गाड़ी किसी दरख्त में है या कोई ऐसी मूवमेंट जो नेचुरल नहीं है तो वो हमारे कंट्रोल रूम में उन अकॉस्टिक सेंसर्स के थ्रू हमें पता चल जाएंगे। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का वो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। हमने अपना एक्ट चेंज किया और एक्ट चेंज करने के बाद अब जो फॉरेस्ट गार्ड्स थे उनको फॉरेस्ट रेंजर्स कर दिया है, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट DFO का नाम हो गया। और इसी को प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बन रहे हैं अक्रॉस पंजाब। वो तमाम के तमाम सेंटर्स हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ थ्रू डिजिटल मींस वो लिंक्ड होंगे और इनको ट्रेनिंग जो है वो हमारी कोशिश है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इसकी ट्रेनिंग करवा के इंशाअल्लाह ताला इस फाइनेंशियल ईयर में विल प्लेस देम इन द फील्ड। इनका यूनिफॉर्म है, इनके लिए गाड़ियां हैं, वेपन्स हैं, ट्रेनिंग है, ड्रोन्स हैं और कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, इनके अकोमोडेशंस हैं। सो एक होलिस्टिक पैकेज है इंशाअल्लाह ताला। इस फाइनेंशियल ईयर में जब ये इन प्लेस हो जाता है तो फॉरेस्ट की आउटलुक जो है दैट वुड बी टोटली डिफरेंट। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट में अक्सर जो आतिशबाजी के वाक़यात होते हैं उस पर रिस्पॉन्स टाइम महकमे का अब कितना बेहतर हुआ है? अच्छा, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फॉरेस्ट में। नॉर्मली जो अगर आप लास्ट 15 इयर्स का डाटा उठाएं तो बहुत शदीद किस्म की आग लगती रही और नॉर्थ में नॉर्मली मरी, काहुटा और कोटली के एरियाज़ हैं जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे। लास्ट ईयर ओनली 26 एकर्स जो है वो अफेक्ट हुआ है। अब उसकी रीज़न है कि सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने एक चॉक आउट करवाया प्रोग्राम हमसे कि वो रीज़न्स क्या हैं कि जिसकी वजह से आग लगती है और डिले क्या है कि रिएक्शन टाइम हमारा रिस्पांस डिले क्यों होता है। उन तमाम चीज़ों को वर्कआउट करने के बाद हमने एक स्कीम लेके आए शील्डिंग समिट्स और उसके तहत हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ ख़रीदी। तमाम जंगल के अंदर जितने फॉरेस्ट ट्रैक्स हैं, ब्राइडल पाथ्स हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया और ये इंश्योर किया कि डीप फॉरेस्ट के अंदर अगर कहीं आग लगे तो हमारी जो 4x4 सिंगल कैबिन्स को कन्वर्ट किया गया फायर ब्रिगेड में, वो गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं। तो मैक्सिमम रिएक्शन टाइम जो हमारा आ रहा है वो तकरीबन 6 to 8 मिनट्स है। लोकल कम्युनिटी को इंगेज किया है। हर गांव से हमने 10 से 15 लोग लिए और जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और ये लोग हमारे पास जियो टैग्ड हैं, इनके नंबर्स हैं और इनको जो पेमेंट्स हो रही हैं वो पेमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक थ्रू बैंक्स हो रही हैं। इनकी मौजूदगी है कि एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है और दूसरा चूँकि इनके लोकल एरिया से हैं तो वो जो जंगलात में इनकी जो स्टेक है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अभी इस वक्त अगर हम देखें तो जहाँ पे भी खुदा न खास्ता आग लगे तो 6 to 8 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम टाइम जिसमें हमारे लोग पहुँच जाते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए वट एवर मीन्स 1122 है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारा अपना जो अमला है वो राउंड द क्लॉक वहाँ पे मौजूद है। और सर लास्टली ये बताइएगा कि जो अर्बन फॉरेस्ट है उसके हवाले से आपके महकमे का क्या प्लान है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े शहर हैं वो कंक्रीट का जंगल बन चुके हैं। देखिए, अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो बेसिकली मैंडेट है PHS का। हम असिस्ट ज़रूर करते हैं, टेक्निकल इनपुट्स ज़रूर देते हैं, एडवाइस हमारी है, लेकिन चूंकि वो मैंडेट एक्सक्लूसिवली PHS का है तो जहाँ पे हमारी उनको मदद की ज़रूरत है वो हम दे रहे हैं। और ये जो मायवाकी फॉरेस्ट हैं कहीं पे कुछ जगहों पे जहाँ पे प्लेस अवेलेबल है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम प्लांट करें वहाँ पे। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी फॉरेस्ट कैप्टन ताहिर ज़फ़र अब्बासी का कहना है कि जो जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़यात हैं उनमें महकमे का जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है और 5 से 6 मिनट में महकमे की जानिब से रिस्पांस दे दिया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले शहर की जानिब।
वेलकम टू बोल जमूर से कसूर से मैं हूं आसिफ जावेद। आज हम बात करेंगे कसूर रेलवे स्टेशन के बारे में। कसूर का ये कदीम तारीखी रेलवे स्टेशन पाकिस्तान बनने से पहले बना था और उस वक़्त यहाँ पर मुतअद्दिद ट्रेनें चलती थी और इसके मशरक़ में बाबा बुल्ले शाह का दरबार है और नया बाज़ार है, जबकि मगरब वाली साइड पे यहाँ पर रेलवे के क्वार्टर मौजूद हैं। जबकि इसके शमाल में चंद किलोमीटर के फासले पर गंडा सिंह का बॉर्डर है, जहाँ से इंडिया की सरहद शुरू हो जाती है। और जबकि जनूब की तरफ यहाँ पर लाहौर का इलाका शुरू हो जाता है, लाहौर वाली साइड आती है। अब हम बात करेंगे कसूर के रेलवे स्टेशन के बारे में। कसूर का जो रेलवे स्टेशन था, कसूर का तारीखी रेलवे स्टेशन था और इसे जंक्शन कहा जाता था। इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता था, यहाँ पर मुतअद्दिद ट्रेनें आती थी, ट्रेनों का तबादला होता था और यहाँ से कराची को ट्रेन जाती थी, लाहौर को ट्रेन जाती थी और यहाँ पर 24 के करीब जो ट्रेनें थी चलती थी। लेकिन आज इस रेलवे जंक्शन का ये हालात है, यहाँ पर जस्ट एक ट्रेन चलती है, फरीद एक्सप्रेस, जो कसूर की अकलौती ट्रेन है। लेकिन इससे पहले मज़ीद 2 ट्रेनें चलती थी, समासिटा ट्रेन चलती थी और बुल्ले शाह ट्रेन चलती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि वो दोनों ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त कसूर के अंदर सिर्फ एक ट्रेन चल रही है, फरीद एक्सप्रेस, और उसके भी ये हालात है कि वो एक टाइम आती है और एक टाइम जाती है। लेकिन जो कसूर की जो आवाम है इस सस्ती सवारी से महरूम होकर रह गई है। उसकी वजह यह है कि इन ट्रेनों का बंद होने की वजह से कसूर के लिए ये बहुत बड़ा मसला दरपेश है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आवाम इस सस्ती सवारी से फ़ायदा उठाती थी और लोग यहाँ से अपने प्यारों से को मिलने के लिए जाते थे। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके हालात थे वक्त से पहले, क्या बताना चाहेंगे? रेलवे स्टेशन ये पहले हालात है ना बहुत अच्छे थे। 12-13 ट्रेनें मुसाफिर आती थी जाती थी, लोगों का रोज़गार लगा हुआ था। अब जो हाल है जो आपके सामने ही है, उजड़ा हुआ है स्टेशन है, भूत बंगला बना हुआ है, नशीयों की आमाजगाह बन चुकी है। ये ट्रेनें खड़ी हुई हैं इधर, सब इधर लोहा चोरी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो लिहाजा हमें बाला से दरख्वास्त है कि इससे कोई देखा जाए, इन स्टेशन को आबाद किया जाए ताकि लोगों को जो सहूलत मैसर आ सके। हम लोग ना सुबह 5 बजे के बड़े स्टेशन पे बैठे हैं, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 10 बजे ये ट्रेन आई है। वहाँ पे बच्चे हैं भूखे बहाने बैठे हैं, सुबह 6 बजे का टाइम था इसका। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है ये गवर्नमेंट के आगे भी और ये जितने भी अदारे हैं उनके आगे भी, और ये दूसरी ट्रेन कोई कसूर के लिए या पाकपतन के लिए ये जितने लोग मुश्किलात के सामने में करते हैं, यहाँ से इधर कोई ट्रैफिक का कोई बड़ा ज़्यादा सारा इशू है, ये बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये हमारी अपील है गवर्नमेंट के आगे, ये लिहाजा मेहरबानी कीजिए कि कोई ना कोई ये कसूर को, ये रेलवे स्टेशन के जितने भी मुलाजम हैं, वज़ीर आज़म हैं, जितने भी लोग हैं, इनके सरबराह हैं, उनसे हमारी अपील है कि कोई ना कोई रेलवे के थोड़ी सी तवज्जो करें और यहाँ से कसूर को या पाकपतन को जाने वाली एक ट्रेन और दे दें। सर ये एक ट्रेन है, पहले इधर 3-4 चलती थी, अभी एक आती है जो सुबह को आती है और इसके अलावा कराची को जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं आती। यहाँ पे कम से कम 2 तो होनी चाहिए, एक सुबह आती है और एक दोपहर को तो जाने के लिए इधर से होनी चाहिए। जैसे कि वो छोटे छोटे स्टेशनों पे रुकेगी तो ज़्यादा सब्सिडी बढ़ेगी इसके लिए भी, तो इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त मैं फरीद एक्सप्रेस के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर पैसेंजर मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं इसके हालात के बारे में, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो सफ़र किया किस जगह से आ रहे हैं और इसमें सहूलियात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं रावलपिंडी से आ रहा हूँ और रावलपिंडी से लाहौर पहुँचा हूँ।
जो ट्रेन का काफ़ी हालात बेहतर है। ये जो फरीद एक्सप्रेस एक तो एक ट्रेन है हमारे एरिए में, हम इधर से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सबब बनता है। हमारे लिए ये ट्रेन की बड़ी स्मेल आ रही है, कोई ट्रेन की कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया। हमें गुजारिश है रेलवे के वज़ीर से कि हमारे लिए और ट्रेन का भी बंदोबस्त किया जाए इधर की आवाम के लिए, और इस ट्रेन को थोड़ा सा बेटर भी किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। बड़ी मेहरबानी जी। फरीद एक्सप्रेस जो हमारा पहले आज से कुछ 2-3-4 साल पहले इसके हालात थे ना, वो हालात नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, इतना गंदा हाल है आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि इनके वाशरूम का, लैट्रीन का, पीने का पानी, बैठने का इंतज़ाम सारा दरम बरम है। तो पहले तो जिसमें जो गाड़ी मर जाती थी फरीद पे, उसमें ना कम से कम 20 डब्बे थे, अब उन्होंने 10 डब्बे कर दिए, 8 डब्बे कर दिए। और जब बंदा चढ़ता है रश में तो वो अल्लाह माफ़ी दे, कोई किसी की जेब में पैसे नहीं होते, किसी का पर्स नहीं होता, ठीक है। खाने पीने में भी यानी कि कोई बैठने का सिस्टम नहीं है, यानी कि समझ के कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके कम से कम अगर ट्रेन नहीं दोबारा एक चला सकती तो इसके डब्बे बढ़ा दे, यानी कि 22 डब्बे कर दे, 20 डब्बे कर दे, ताकि बंदों को कोई सहश मिल सके, यानी कि थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। इस वक्त मैं कसूर रेलवे जंक्शन पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ पैसेंजर मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इस रेलवे स्टेशन के हालात ज़ार के बारे में। माँ जी ये बताएं कि जो कसूर का रेलवे स्टेशन है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी पहले इधर ट्रेनें चलती थी, इस वक्त इधर कितनी ट्रेनें चलती हैं? बेटा मेरा घर करीब ही है, पूरी रात पूरा दिन ट्रेनें यहाँ पे 3 ट्रेनें रुकी रहती थी और जूम पूरा होता सी। आने जाने में बहुत सहूलत होती सी। कहीं भी जाना, लाहौर जाना है, रायविंड जाना है या पाकपटन शरीफ जाना है, काने कितने भी जाना है ना, मतलब है माशाल्लाह इतने ट्रेनों का जूम। कमाई वालों का भी जो कुली वगैरह होते सी कमा के सुकून से खाते सी। उनसे एक ट्रेन आती है वो भी मुश्किल से कराची की। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कसूर जंक्शन के हवाले से। बाबा जी ये बताएंगे जो कसूर का इस टाइम ये हालात बने हुए हैं जंक्शन के, इस टाइम यहाँ पर कचरा नज़र आ रहा है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले पाकिस्तान बनने से के पहले यहाँ पर मुतअद्दिद ट्रेनें भी आती थी, हम लोगों ने सुना है, लेकिन आज ये भी सुना है कि एक ही ट्रेन आती है जो फरीद एक्सप्रेस है, वो भी जस्ट एक टाइम आएगी, सुबह आती है या शाम को जाती है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इधर जी पहले सबसे पहले कसूर से जो है ना ट्रेन इंडिया तक चलती थी और सिख हजरात इधर से आगे ननकाना साहब जाते थे। हम इधर छोटे छोटे थे, हम उनको देखते थे, उनसे चीज़ें गिफ्ट लेते थे। लेकिन अब तमाम ट्रेनें बंद हो गई हैं, पैसेंजर ट्रेन बंद हो गई है, समासटा एक्सप्रेस बंद हो गई, सतलुज बंद हो गई, सिर्फ एक फरीद एक्सप्रेस चल रही है। लाहौर शटल जाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। रात को ट्रेन चलती है, सुबह चलती, बस वहाँ मामला ख़त्म। पहले चलती थी इधर सुबह 6 बजे चलती, फिर 10 बजे चलती, फिर 1 बजे चलती, फिर रात को चलती, इधर स्टे करती थी। लेकिन अब कोई ट्रेन नहीं चलती, ना कोई इधर का परेशानी हाल है, ना कोई अवाम का कोई सोच रहा है, ना कोई स्टेशन के मतलब सोच रहा है। स्टेशन उजड़ा हुआ, इधर कोई साइकिल लेकर नहीं आता। लेकिन अब इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई किसी को कोई खौफ नहीं है कि ट्रेन आने वाली है, इंजन आने वाला है, कुछ हो जाएगा, कट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना किसी महकमे को, ना किसी अफसर को। पाकिस्तान बनने से पहले वाले साहब बताते थे कि इधर 24 ट्रेनें चलती थी, सुबह 6, 12 और 12 शाम को चलती थी। फिर जब हम इधर मैं कोटस्मान हमें पैदा हुआ, इधर हमारा मकान है, फिर हम बस्ती लाल शाह में आ गए और उस वक़्त भी 3 ट्रेनें चलती थी, एक रेल कार, 2 दूसरी ट्रेनें। और उस वक़्त माशाल्लाह हर वक़्त इधर रश रहता था, खूबसूरती थी, सैर करने के लिए शहर से लोग इधर आते थे। अब इधर आदमी गुज़रने के लिए दुश्वार है। आला हुकाम से अपील है, खुदारा कुछ ना कुछ इसके लिए करे ताकि ना वो दोबारा खुशहाली और रौनक के स्टेशन की बहाल हों।
इस वक्त मेरे साथ रेलवे स्टेशन के मास्टर मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं जो कसूर का ये तारीखी जंक्शन है इसके हवाले से इनका क्या कहना है, जो इस वक्त हालात जो हमें देखने में नज़र आ रहे हैं कसूर रेलवे स्टेशन के, इसके हवाले से इनका क्या कहना चाहते हैं। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा आप करना चाहते हैं, और ये वज़ीर रेलवे हैं हनीफ अब्बासी साहब, इनसे आपका क्या मुतालबा है, क्या तब्दीलियाँ यहाँ आनी चाहिए, और यहाँ पर कितनी ट्रेनें पहले चलती थी, अब कितनी ट्रेनें चलती हैं? पहले यहाँ पर 24 ट्रेनें थी, बार अब में बर्डाउन में, अब सिर्फ 1 ट्रेन रह रही है। यही मुतालबा है, ज़िला है, आबादी काफ़ी है, काफ़ी यहाँ पर देहात लगते हैं, ट्रेनों का इजाफा किया जाए, कोई पाकपन तक मिल जाए या समय से ट्रेन के 2 ट्रेन हो 4 ट्रेन हो जाएँ। सवारी काफ़ी यहाँ पर सस्ती सवारी है, ट्रेनों में इजाफा किया जाए। इस वक्त बोल जमूर की टीम पहुंची है मियां साद वसीम के पास, जो कि वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि जो रेलवे है एक सस्ती सवारी है, महंगाई के दौर में कसूर के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले मुतअद्दिद ट्रेनें चलती थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी यहाँ पर 4 से 5 ट्रेनें चलती थी, लेकिन इस वक्त कसूर के हालात ज़ार ये है कि 1 ट्रेन चल रही है फरीद एक्सप्रेस। सर, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाकिस्तान रेलवेज़ और ख़ास तौर पर जो रेलवेज़ का निज़ाम मेरे शहर कसूर में है, आपने उसकी तरफ तवज्जो दी। मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त था कि पाकिस्तान रेलवेज़ की 24 ट्रेनें कसूर आती थी, और डेफिनेटली जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये सस्ती सवारी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों का रुझान जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ा, अपनी सवारी की तरफ बढ़ा, तो उसी तरह या टाइम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि पैसेंजर्स की जैसे जैसे रेशो कम होती गई तो रेलवेज़ वालों ने भी ये ट्रेनें जो हैं कम करना शुरू कर दी हैं। मैंने वफाकी वज़ीर जो हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनसे भी बात की है और कुछ रूट्स भी दिए हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये एक नहीं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो स्टेशंस पे आकर रोका करेंगी। मैं ये नहीं समझता कि इसमें कोई हुकूमत की समझने की तरफ से ऐसा है कि उन्होंने ट्रेनें रोकी हैं, नहीं। चूँकि हम कोई भी ट्रेन है अल्टीमेटली जब तक वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तो लॉस में तो कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। अनफॉर्चुनेटली कुछ रूट्स ऐसे हैं जो रूट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वहाँ रेवेन्यू जनरेशन जो है वो उनकी ज़रूरियात या उनके एक्सपेंडिचर को मीट नहीं करती। दैट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स के जिसकी वजह से कसूर की कुछ ट्रेनें जो हैं वो बंद भी हुई हैं। मगर मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करते हुए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया की तरह हम भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन की वजह से हिट हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेनों की जो तादाद है वो बढ़नी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त ज़रूर आएगा और आ रहा है कि आपने देखा और भी लाहौर में भी जैसे रीवैम्पिंग हुई है हमारे रेलवे स्टेशंस की, इधर भी उम्मीद है आने वाले दिनों में रीवैम्पिंग शुरू हो जाएगी। तो ट्रेनों का जो ट्रेनों की तादाद में इजाफा है वो दैट इज़ ऑन द टेबल, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कसूर को ज़्यादा और एक कसूर के स्टेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें होंगी। बोल जमूर प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, कसूर की इंतज़ामिया से बात की, कसूर के मुंतखब नुमाइंदों से बात की, और जो कसूर के रेलवे के हालात हमने आप लोगों को दिखाए, क्योंकि ये एक सस्ती सवारी थी जिससे आवाम मुस्तफ़ीद होती थी। एक वक्त था यहाँ पर सब्ज़ा होता था, हरियाली होती थी, लोग यहाँ पर आते थे, अपने प्यारों के साथ बैठ के यहाँ पर पार्कों में सेल्फ़ी लेते थे, और ट्रेन का जब लोग इंतज़ार करते थे तो उन्हें यहाँ पर सुकून मिलता था। लेकिन आज यहाँ के ये हालात हैं, आज ये कसूर का रेलवे जंक्शन है, भूत बंगलों का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर जो नशाइयों का डेरा है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर नशाइयों का डेरा है, यहाँ पर ये जो जंक्शन है इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो पुरानी बोगियाँ थी वो इस टाइम खंडरात में बदल चुकी हैं, लोहे में बदल चुकी हैं, और जो यहाँ पर जो चोर हैं अक्सर लोया चुरा के ले गए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने कसूर की आवाम से बात की और यहाँ की इंतज़ामिया से बात की,
उनका यही कहना है कि एक सस्ती सवारी है, इसको दोबारा से बहाल होना चाहिए ताकि कसूर की आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके, इससे फ़ायदा ले सके और या इस रेलवे जंक्शन को दोबारा से बहाल किया जाए, यहाँ पर नई बिल्डिंग तामीर करवाई जाए, यहाँ पर नए वाशरूम बनाए जाएँ, यहाँ का जो अंदर का जो निज़ाम है मुकम्मल ढांचा तब्दील किया जाए। बोल जमूर प्रोग्राम में अपने मेज़बान आसिफ जावेद को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।